अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। स्टॉप पर बस से उतरने के बाद अयाज ने गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क की तरफ देखा तो दूर दूर तक सिवाय वीरानी के और कुछ दिखाई नहीं दे सका। अंधेरा फैल जाने की वजह से कोई सवारी भी मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि मेन रोड पर मौजूद इक्का दुक्का खोखे भी बंद हो चुके थे, जिसकी वजह मौसम की खराबी और सख्त सर्दी थी। खुद को स्टॉप पर तन्हा पाकर अयाज ने एक गहरी सांस ली और फिर सर झटककर अकेला ही अपने गांव की तरफ रवाना हो गया, जो वहां से 2 मील के फासले पर था। रास्ता सुनसान था, मगर वहां रुककर किसी सवारी या हमसफ़र का इंतज़ार करना वक्त को और बर्बाद करने के बराबर था। मेन रोड से गांव तक का सफ़र इतना लंबा नहीं था, मगर ख़तरनाक ज़रूर था। इस सड़क पर होने वाली आए दिन की डकैतियों ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। डाकू अक्सर सड़क के किनारे घने पेड़ों की ओट में छुपे बैठे रहते थे और फिर मौका पाते ही निकलकर अपने शिकार को दबोच लेते थे, जबकि गांव के कई लोग इसे भूतिया कार्रवाई भी मानते थे। अयाज अपनी ही सोचों में गुम गांव की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और अंदर से बहुत परेशान था। करीब आधा फासला तय करने के बाद जब वो रास्ते में मौजूद नहर के पुराने पुल को पार करके पेड़ों के झुंड के करीब पहुंचा तो उसे अपने पीछे तेज सरसराहट महसूस हुई। यूँ लगा जैसे कोई पेड़ की ओट से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। आहट सुनकर अयाज ने फुर्ती से पलटकर पीछे देखा तो उसकी आंखें हैरत और डर से फटी रह गईं। उसके पीछे एक नकाबपोश हाथ में कुदाल लिए बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। फिर इससे पहले कि वो अपने बचाव का कोई उपाय करता, सामने वाले के हाथों में मौजूद मजबूत कुदाल हवा में ऊंची हुई और सीधा अयाज के सर पर आ पड़ी। पहली ही चोट इतनी तेज थी कि उसके सर से खून का फव्वारा छूट पड़ा। तारिक, तुम? अचानक हमला करने वाले के चेहरे से कपड़ा हट जाने की वजह से अयाज घायल होते हुए भी उसे पहचान गया था। तारिक नहीं, तुम्हारी मौत। ये कहते ही उसने कुदाल एक बार फिर हवा में ऊंची की और फिर दूसरी मर्तबा अयाज के सर पर दे मारी। एक के बाद तीसरे सर पर पड़ने वाली चोटें इतनी तेज थी कि अयाज की खोपड़ी चकनाचूर हो गई और वो सर थामकर ज़मीन पर गिरते ही ठंडा हो गया। माफ़ करना यार, मैं तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं रखता था, मगर तुम पर यह राज खुल जाने के बाद कि मैं तुम्हारी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें रास्ते से हटाना ज़रूरी हो गया था। वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए मौत के बराबर ही थी और मौत की ख्वाहिश किसी भी जिंदा दिल इंसान को नहीं होती। अख्तर हुसैन के घर पिछले 3 दिन से दिलासा देने वालों का तांता बंधा हुआ था। आज भी गांव में उदासी के बादल छाए रहे थे। सारा गांव उसके जवान बेटे की रहस्यमयी गुमशुदगी पर परेशान था, जो 3 दिन पहले कुछ घंटे के लिए शहर गया था मगर लौटकर वापस नहीं आ सका था। अख्तर हुसैन ने शहर ही नहीं, आसपास के देहातों में भी अयाज के करीबी दोस्तों के यहाँ मालूम करवाया था, मगर कोई भी आदमी अयाज के बारे में कुछ नहीं जानता था। सबसे बुरा हाल तो अयाज की जवान बीवी महरू का था। उनकी शादी को मुश्किल से 1 बरस गुजरा था। अयाज की गुमशुदगी पर महरू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। महरू अख्तर हुसैन की सगी भांजी थी और अयाज की बचपन की मंगेतर भी थी। यही वजह थी कि अख्तर हुसैन ने बीवी की अचानक मौत के फ़ौरन बाद बेटे की शादी कर दी थी। शादी के बाद अयाज महरू के साथ बहुत खुश था, मगर गुमशुदगी से 2-3 दिन पहले उसके रवैये में अजीब सा बदलाव आ गया था। उसे एकदम चुप सी लग गई थी, ऐसी चुप जिसे अख्तर हुसैन ने कई बार महसूस किया था और वो इस सिलसिले में अपने बेटे से बात करने का इरादा भी रखते थे। मगर अयाज तो यूं अचानक गायब हो गया जैसे दुनिया में उसका वजूद ही न हो। अयाज को गायब हुए आज 4था दिन था। महरू अपने कमरे में पांव जली बिल्ली की तरह घूम रही थी, क्योंकि हवेली में उसके अलावा कोई नहीं जानता था कि अयाज अब इस दुनिया में नहीं रहा
और कभी लौटकर वापस नहीं आ सकेगा, जबकि ये जुर्म का एहसास उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था कि अयाज की मौत की वजह सिर्फ वही है। मेहरू अपने ख्यालों में गुम आने वाले वक्त का ताना बाना बुन रही थी कि अचानक बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। अपनी सोचों में हलचल महसूस करते ही मेहरू कमरे से निकलकर आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने का मंजर देखते ही उसे अपनी दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। आप? दरवाजे में अयाज को जिंदा सलामत खड़े देखकर उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। हाँ मैं, कैसी हो तुम? अयाज ने शांत अंदाज में आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। आप ठीक तो हैं ना? मेहरू ने अगला सवाल दागा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम तो मुझे देखकर यूं घबरा गई हो जैसे मेरी वापसी की उम्मीद ही न रही हो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत परेशान थी आपके लिए, शायद इसीलिए अचानक आपको सामने पाकर हर दुख हर गम भूल गई हूँ। कहाँ चले गए थे आप बिना बताए? ये भी नहीं सोचा कि मेरा कौन है आपके सिवा इस जहान में। बस यूं ही सैर सपाटे के लिए दोस्तों के साथ दूर निकल गया था, मगर अब वापस आ गया हूँ फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में। बेफिक्र रहो, इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। अयाज की बात जारी थी कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई और एक नौकरानी ने आकर खबर दी कि अख्तर हुसैन शहर से लौट आए हैं और फ़ौरन अयाज से मिलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं पहले अब्बा जान से मिल आऊँ, फिर आराम से गपशप करेंगे। अभी तो उन्हें भी यकीन दिलाना पड़ेगा ना कि उनका बेटा मरा नहीं, जिंदा है। अयाज ने तंजिया लहजे में कहा और उठकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही मेहरू निढाल सी होकर बेड पर बैठ गई। उसके माथे पर पसीने के कतरे थे और होठ अनजाने डर से थरथरा रहे थे। अयाज उसे दिलो जान से चाहता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, मगर मेहरू किसी तरह से उससे खुश नहीं थी, जिसकी वजह यह थी कि मेहरू शादी से पहले तारिक को चाहती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर अयाज से मंगनी होने की वजह से वो अपना इरादा अपने माँ बाप को बता नहीं सकी थी। वो अपने बाप और भाइयों के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि अगर उन्हें इस प्रेम कहानी की भनक पड़ गई तो तारिक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए वो चुपचाप इस शादी के लिए मान गई थी। शादी के बाद भी पुरानी मोहब्बत ने दम नहीं तोड़ा और मेहरू का रिश्ता तारिक से जुड़ा रहा। मेहरू की एक भरोसे वाली नौकरानी रानी उन दोनों के बीच उनके लव लेटर बड़ी राजदारी से पहुंचाती थी। यही नहीं, वो दोनों गांव के बाहर मौजूद बरगद के बूढ़े पेड़ तले मुलाकातें भी करते रहते थे। उन मुलाकातों का अरेंजमेंट भी रानी करती थी, जिसके बदले में उसे मेहरू और तारिक दोनों इनाम दिया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक अयाज को कमरे की अलमारी से इन लव लेटर्स से भरा लिफाफा मिल गया। जो तारिक मेहरू को लिखा करता था। लेटर्स पढ़ते ही अयाज का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेहरू, जो कि दिखावे के लिए उसे दिलो जान से चाहती है, असल में यूं बेवफा भी हो सकती है। इधर अपना राज फाश होने पर मेहरू ने अयाज के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग ली और रिक्वेस्ट की कि अयाज किसी भी हालत में ये राज फाश ना करे, ये बात किसी से ना कहे, तो वो हमेशा के लिए तारिक को भूल जाएगी। मेहरू की मिन्नत समाजत रंग लाई और अयाज ने खामोश रहने की हामी भर ली, मगर उसका दिल मेहरू से उचाट हो गया था। इसी बीच मेहरू ने तारिक से दोबारा मुलाकात करके उसे सारी डिटेल बता दी, तो वो भी घबरा गया। तारिक किसी भी हालत में मेहरू को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मेहरू को भरोसे में लेने के बाद उसने बहुत ही ठोस कदम उठाने का फैसला किया और फिर एक रोज़ ये खुशखबरी सुना डाली कि उसने अयाज को कत्ल करके वीराने में दफन कर दिया है। लेकिन मौजूदा सिचुएशन बहुत अजीब व गरीब थी। अयाज की घर वापसी ने उसके होश उड़ा दिए थे।
तारिक इतना गैर जिम्मेदार नहीं था कि अयाज को जिंदा छोड़ देता। उसे अयाज का यूं अनएक्सपेक्टेड वापस लौट आना हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी नौकरानी रानी के ज़रिए मेहरू से फ़ौरन मुलाकात का बंदोबस्त किया। लेकिन मुलाकात के दौरान तारिक खुद भी खासा उलझा हुआ दिखाई दिया। ये सब क्या है तारिक? तुम तो कहते थे कि अयाज मारा गया है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उसकी कब्र अपने हाथों से खोद कर दफन किया था? अगर वो मर चुका है तो ये कौन है? मेहरू ने तंजिया लहजे में पूछा। इसी बात ने तो मुझे परेशान कर दिया है। परेशान तो मैं हो गई हूँ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। तुम फ़ौरन उस जगह दोबारा चेक करो कि अयाज की लाश वहाँ मौजूद है या नहीं। ठीक है, मगर हैरत तो इस बात की है, बेलचे की चोटों से उसके सर से खून के फव्वारे छूट पड़े थे और उसका सफ़ेद ड्रेस लाल हो गया था, मगर अब अयाज को देखकर यूँ लगता है जैसे उसे कभी सर पर चोट लगी ही नहीं। ये सब बहस इस वक्त बेकार है, जब तक तुम खुदाई करके ये मालूम न कर लो कि लाश वहाँ मौजूद है या नहीं। मुझे तो ये लगता है कि तुमने अयाज के धोखे में किसी और का सर खोल दिया होगा अंधेरे में। पागलों जैसी बातें मत करो मेहरू। मुझे 100% यकीन है कि मरने वाला अयाज ही था। उस वक्त वो यही सफ़ेद ड्रेस पहने हुए था। इस बार तारिक भी गुस्से में आ गया। सफ़ेद ड्रेस तो गांव में हर दूसरा मर्द पहनता है। बहरहाल बेहतर यही है कि तुम पहले जाकर उस जगह को चेक करो। मुझे यकीन है कि वहाँ लाश मौजूद नहीं होगी। ये भी तो पॉसिबल है कि किसी ने तुम्हें हमला करते देख लिया हो और तुम्हारे जाते ही अयाज को कब्र से निकालकर हॉस्पिटल पहुँचा दिया हो। मेहरू ने किसी पुलिस अफसर की तरह अपनी तफ्तीश पूरी करते हुए उसकी तरफ देखा तो तारिक ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया। वो इस बात पर राज़ी हो गया था कि दोबारा कब्र खोलकर लाश देख ली जाए। मेहरू के जाने के बाद तारिक काफ़ी देर तक वहीं बैठा हालात पर गौर करता रहा। फिर उठकर गांव की तरफ चल दिया ताकि घर से खुदाई के लिए औजार लेकर अपना काम पूरा कर सके। कुछ ही देर बाद तारिक कुदाल लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां उसने अयाज को दफन किया था। उसे मेहरू की ये बात सही लग रही थी कि पॉसिबल है कि उसके जाने के बाद किसी ने अयाज को वहां से निकालकर उसका इलाज कराया हो और वो बच गया हो। इसलिए रात के अंधेरे में तय की हुई जगह पहुंचकर खुदाई शुरू की तो उसके दिल में कोई डर, कोई खौफ नहीं था। वो टॉर्च की रोशनी में आराम से अपना काम जारी रखे हुए था कि अचानक उसे कब्र में लाश के होने का एहसास हुआ। पॉसिबल है मैंने वाकई बदहवासी में अयाज के बजाय किसी और की गर्दन उतार दी हो। ये सोचकर उसकी ढारस बंधी और उसने थोड़ी सी मिट्टी और पीछे हटाकर लाश के चेहरे पर रोशनी डाली तो उसका दिल थक से रह गया। कब्र में मौजूद लाश अयाज ही की थी। ये पहला मौका था जब तारिक के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी और माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अगर अयाज यहाँ मौजूद है तो फिर वो शख्स कौन है जो इस वक्त अख्तर हुसैन के घर में मौजूद है? वो इसी सोच में गुम था कि उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आहट महसूस हुई। आहट सुनते ही तारिक ने चौंक कर पीछे देखा तो उसका मुंह हैरत और डर से खुला रह गया, क्योंकि उसके सामने अयाज जिंदा हालत में खड़ा था और बहुत ही गुस्से में उसे घूर रहा था। उसकी आंखें नफरत के शोले उगल रही थीं, जबकि बिल्कुल अयाज का हम शक्ल मुर्दा गड्ढे में भी पड़ा था। अयाज अपने वालिद अख्तर हुसैन के साथ बाहर डेरे पर बैठा था। हर शख्स उसे वापस लौट आने पर मुबारकबाद दे रहा था। उसने सबको यही बताया था कि वो अपने कुछ शहरी दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया था। जाने से पहले जिस शख्स के ज़िम्मे उसने गांव में खबर पहुंचाना लगाया था वो बहुत बीमार हो गया था, जिसकी वजह से वो ये मैसेज नहीं पहुंचा सका था। इधर घर में मेहरू इस सिचुएशन पर परेशान बैठी थी। इसी बीच रानी ने आकर मैसेज दिया कि तारिक शाम को किसी भी हालत में उससे मिलना चाहता है।
जवाब में मेहरू ने भी मिलने की हामी भर ली थी। अयाज अक्सर शाम को कहीं घूमने फिरने के लिए निकल जाता था और फिर रात गए वापस लौटता था, इसलिए उसे कोई फिक्र भी नहीं थी। वो अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी कि जाने किस वक्त अयाज उसके पास आ खड़ा हुआ। उसे यूं अचानक सामने पाकर मेहरू घबरा सी गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। आप कब आए? बौखलाहट में उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मुझे आए हुए तो सदियां बीत गईं, मगर तुम अब पूछ रही हो? अयाज ने ठहाका लगाया और आगे बढ़कर पलंग पर बैठ गया। क्या बात है? तुम कुछ घबराई हुई लग रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं। तो इधर आओ, मेरे पास बैठो। उसने मेहरू का हाथ पकड़कर अपने पास पलंग पर बिठा लिया। मेहरू, क्या तुमने कभी किसी से बेवफाई की है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेहरू इस अनएक्सपेक्टेड सवाल पर हड़बड़ाकर बोली। वैसे ही पूछ रहा हूं तुमसे। आपको मुझसे कोई शिकायत है क्या? मेहरू के दिल में तो पहले से ही चोर था। सच्चाई छिपाना बेवफाई के रास्ते पर पहला कदम हुआ करता है मेहरू बेगम। अच्छा खैर छोड़ो ये किस्से कहानियाँ। कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। उसने खुद ही टॉपिक बदल दिया। मैं अभी लाती हूँ, मेहरू ने जवाब दिया और तेज़ी से बाहर निकल गई। अयाज की मौजूदगी में उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। किचन में पहुंचकर वो नौकरानी के साथ खाने का इंतज़ाम करने में मगन हो गई, लेकिन दिमाग अभी तक अयाज की बातों में उलझा हुआ था। स्पष्ट रूप से अयाज की पर्सनालिटी में उसे कोई छोल दिखाई नहीं दे रहा था कि जिसके बिना पर यह कह सके कि ये अयाज नहीं कोई और है। मगर एक चीज़ ज़रूर थी कि उसकी मोहब्बत में वो जोश नहीं था जो पहले हुआ करता था। फिर उसने खुद ही ये सोचकर खुद को मुतमईन यानी संतुष्ट कर लिया कि पॉसिबल है ख़तों वाली बात पर अभी तक वो परेशान हो और तभी वो बेवफाई के बारे में पूछ रहा हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उसे अयाज से एक डर सा महसूस होने लगा था। यूँ लगता था जैसे वो उसके साथ मौजूद होने के बावजूद कोसों दूर हो। अयाज ने उससे अभी तक तारिक के हमला करने और फिर ज़ख्मी हो जाने वाली बात का कोई जिक्र नहीं किया था। खुद मेहरू ने भी ऐसी कोई भी बात करने में एहतियात बरती थी ताकि उसे किसी तरह शक न हो। बल्कि अब तो उसे तारिक पर गुस्सा आने लगा था कि उसने झूठ क्यों बोला। जब उसे मालूम था कि अयाज जिंदा है तो उसने झूठ क्यों कहा। आज की मुलाकात में वो तारिक के इस झूठ पर उसकी खबर लेने के लिए भी बेचैन थी। खाना खाकर अयाज घर से बाहर निकल गया। उसे एक दोस्त के साथ करीबी गांव में ज़रूरी काम से जाना था। उसके जाने के बाद मेहरू ने भी सुकून की सांस ली और तय किए हुए वक्त पर तारिक से मिलने बरगद के पेड़ की तरफ चल दी। उसने खुद को काली चादर में अच्छी तरह लपेट रखा था और सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ती चली जा रही थी। जब वो बरगद के करीब पहुंची तो अंधेरा फैल चुका था और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मेहरू तारिक को वहाँ ना पाकर परेशान सी हो गई थी। वो जानती थी कि अगर उसे यहाँ खड़े किसी ने देख लिया तो उसके लिए कोई भी सफाई देना मुश्किल हो जाएगा। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो वापसी का इरादा करके मुड़ने ही वाली थी कि करीबी खेत से तारिक निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। कहाँ चले गए थे तुम? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। ज़रा एहसास नहीं है तुम्हें कि अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या बनेगा मेरा। वो उसे देखते ही भड़क उठी। पागलों जैसी बातें मत करो। मैं तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। वैसे भी अगर तुम परेशान हो तो खुश मैं भी नहीं हूँ। हम दोनों किसी अनदेखे जाल में फंस चुके हैं जिससे निकलने का फ़िलहाल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? मेहरू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें शायद ये सुनकर हैरत होगी कि अयाज वाकई मर चुका है। मैंने रात उसकी कब्र की खुदाई करके कंफर्म कर लिया है।
वहाँ मौजूद लाश उसी की है। तारिक ने करीब पड़े टूटे हुए तने पर बैठते हुए जवाब दिया। अगर अयाज मर चुका है तो फिर वो कौन है जिसके साथ मैं रह रही हूँ? मेहरू के लहजे में तंज था। यही तो मुअम्मा है, यही तो गुत्थी है। तुम ख्वामख्वाह बात को उलझाने की कोशिश कर रहे हो तारिक। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर तुम्हारे झूठ से मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि वो शख्स अयाज ही है? हाँ बिल्कुल, वो बोली। तो ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ चलकर उस लाश को देख लो, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ। इसी मकसद के लिए मैंने अभी तक उस कब्र को खुला छोड़ रखा है, ताकि तुम्हें दिखाकर हमेशा के लिए बंद कर दूँ। ये कहते ही तारिक ने मेहरू का हाथ थामा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसे खींचता हुआ पेड़ों की झुंड में ले गया। होश में आओ तारिक, अयाज जिंदा है और कुछ देर पहले खाना खाकर घर से निकला है। मेहरू ने उससे हाथ छुड़ाते हुए डांटा, मगर तारिक की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा। जानता हूँ कि तुम सही कह रही हो, मगर मैं भी झूठ नहीं बोल रहा और यही सच्चाई मैं साबित करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों उस जगह पर मौजूद थे जहाँ अयाज को दफन किया गया था। तारिक ने उस कब्र को पेड़ों की टहनियों से ढांप रखा था। मौके पर पहुंचकर उसने मेहरू का हाथ छोड़ दिया। फिर वो आगे बढ़कर टहनियाँ हटाते हुए वापस पलटा और मेहरू के हाथ में ताकतवर टॉर्च थमाकर बोला, आगे बढ़ो और अपनी आंखों से देख लो कि कब्र में किसकी लाश मौजूद है। उसकी बात सुनकर मेहरू कुछ लम्हे गुमसुम खड़ी रही और फिर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। वो बहुत डरी हुई थी। खुली कब्र के करीब पहुंचकर उसने हिम्मत करके हाथ में पकड़ी टॉर्च सीधी की और अंदर गहराई में रोशनी डाली, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ गई। उसकी टांगें थर-थर कांपने लगीं और मुंह से एक आसमान फाड़ देने वाली चीख निकली। कब्र में एक नहीं बल्कि 2 लाशें मौजूद थीं, जिनमें एक लाश अयाज की थी और दूसरी तारिक की। ये भयानक मंजर देखकर मेहरू ने टॉर्च वापस घुमाई तो उसका रहा सहा हौसला भी दम तोड़ गया, क्योंकि उसके पीछे खड़ा शख्स तारिक नहीं, अयाज था। कौन हो तुम? मेहरू की कांपती हुई आवाज़ जंगल में गूंजी। तुम्हारा अयाज? नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम अयाज नहीं हो सकते। अयाज मर चुका है, वो पागलों के अंदाज में चिल्लाई। सही कहा तुमने, मैं वाकई अयाज नहीं हूँ, बल्कि सच तो ये कि मैं इंसान भी नहीं हूँ, बल्कि एक जिन हूँ और बरसों से बरगद के उसी पेड़ पर रहता चला आ रहा हूँ जिसके नीचे तुम और तारिक मुलाकातें किया करते थे। फिर जब तुम दोनों ने एक होने के लिए अयाज को रास्ते से हटा डाला तो मुझे तुम्हारी बेवफाई पर बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने फैसला किया कि उस आदमी के कत्ल का इंतकाम ज़रूर लूँगा जिसका जुर्म सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत था। तुम बहुत बुरी औरत हो मेहरू। काश तुमने एक वफादार बीवी होने का हक अदा किया होता तो आज हालात इतने बुरे नहीं होते। ये सुनते ही मेहरू को अपनी आंखों के सामने हर चीज़ घूमती हुई महसूस हुई और वो गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वो अपने घर के पीछे वाले हिस्से में एक पेड़ के नीचे मौजूद थी और खाली खाली नज़रों से आस-पास जमा लोगों को देख रही थी। उसकी याददाश्त खो चुकी थी और उसे अपने माजी यानी पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर रही थी। मेहरू इस घटना के बाद कुछ साल तक इसी हालत में जिंदा रही। इधर अयाज और तारिक की गुमशुदगी भी पुलिस और गांव वालों के लिए एक मुअम्मा, एक राज बनी रही, लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी कहानी की तह तक नहीं पहुंच सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।